नमस्कार। ज्ञान विहार द्वारा आयोजित हिंदी माध्यम की विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं हेमंत कुमार भार्गव आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, हमारी चर्चा श्वसन तंत्र को लेकर चल रही थी, जिसमें हमने अब तक जाना था कि श्वसन तंत्र जो रहता है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है अध्ययन के दृष्टिकोण से। ऊपरी श्वसन तंत्र जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे, निचला श्वसन तंत्र जिसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके, जिसको 3 भागों में बांटा गया था। और उसके बाद हमारा इसका अंतिम जो बिंदु था, उस बिंदु पे चर्चा हम लोग आज करेंगे, और वो है विद्यार्थियों आज का टॉपिक श्वसन मांसपेशियाँ। तो तीसरे नंबर का जो बिंदु है वो है श्वसन मांसपेशियाँ। अब देखिए, सबसे पहला तो दिमाग में अपने यही आता है कि श्वसन मांसपेशियों की भूमिका क्या है ना। तो भूमिका ये है कि ये श्वास लेने में क्या करती है, मदद करती है, श्वास लेने में मदद करती है। अब ये तो एक कॉमन बात हो गई कि श्वास लेने में तो सभी लोग मदद करते हैं ना। स्थिति को लेकर ये क्या रहती है, आप सबने जाना था, पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि श्वसन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न हो रही, फेफड़ों में संपन्न हो रही। फेफड़ों में कौन है, वायु कुपिकाएं हैं। ये वायु कुपिकाएं क्या कर रही है, ये वायु कुपिकाएं क्या करती है, इन वायु कुपिकाओं में होता है किसका आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। अब गैसों के आदान प्रदान को थोड़ा और डिटेल में अगर आप ले जाएं तो हम यूँ बोल सकते हैं कि ये क्या कर रही है, ऑक्सीजन को तो क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, और अपशिष्ट स्वरूप जो उत्पन्न हो रही है CO2 को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है या निर्मुक्त कर रही है। ठीक है ना। तो देखिए, श्वसन मांसपेशियां फिर क्या करती है, फेफड़ों तक ऑक्सीजन को ले जाती है और वहां से उत्पन्न CO2 को क्या करती है, बाहर लेकर आती है। कहाँ लेकर आती है, बाहर की ओर लेकर आती है। अब इसमें एक बड़ा रोल होता है ना। वो बड़ा रोल किसका होता है, वो बड़ा रोल होता है मध्य पट का। ठीक है ना, मध्य पट जिसको अपन इंग्लिश में डायफ्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये कंकाल से बनी हुई, कंकाल पेशी से बनी हुई एक संरचना होती है, जो कैसी होती है, चादर नुमा संरचना होती है। अब इसमें यूँ बोल सकते हैं कि ये सिकुड़ती है, शिथिलित होती है, तब हमारे श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक बार आप यहाँ तक का थोड़ा देख ले, जान ले, इसके आगे अपन चर्चा और करेंगे। देखिए, श्वसन मांसपेशियों में क्या है, श्वास लेने में मदद करती है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद श्वसन की प्रक्रिया हमें पता कहाँ होती है, फेफड़ों में होती है। फेफड़ों में किस में होती है, वायु कुपिकाओं में होती है। तो वायु कुपिकाओं में क्या है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। किस प्रकार की गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, तो O2 को ग्रहण करा जा रहा है और CO2 को रिलीज किया जा रहा है। कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, डायफ्राम, जिसको मध्यपट कहा जाता है। ठीक है ना, ये कंकाल पेशी से बनी हुई संरचना है, जो कैसी होती है, चादर नुमा होती है। ठीक है। अब आप देखिए, जब ये मध्यपट काम कैसे करता है, इसको आप थोड़ा सा देखिए। मध्यपट में 2 प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया को अपन ये बोल सकते हैं कि ये संकुचित होता है। ठीक है ना, फर्स्ट प्रोसेस में ये संकुचित बोल सकते हो आप, कि मध्यपट जब संकुचित होगा तो क्या होगा। अब देखिए, संकुचित होने पर जो भी गैस है वो कहाँ जाएगी, अंदर की ओर जाएगी। तो देखो, वायु जो रहती है, जैसे ये संकुचित होता है, वायु क्या करती है, एब्जॉर्ब होती है। किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, नासिका के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। और नासिका से एब्जॉर्ब होकर ये कहाँ पहुंचती है, ये फेफड़ों तक पहुंच जाती है। कहाँ तक पहुंच जाती है, फेफड़ों तक। अब फेफड़ों में क्या है, तो वहां पर वायु कुपिकाएं हैं। ठीक है ना। तो देखिए, वायु का तात्पर्य यहाँ ध्यान रखिएगा O2 से है। तो गई O2 अंदर, फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ कि मध्यपट क्या हुआ, संकुचित हुआ। ठीक है ना, क्लियर है। संकुचित होने पर वायु क्या हुई, और नासिका से होते हुए फेफड़ों तक पहुंची। मार्ग वही है, श्वसन नली का, है ना, जो अपन पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर वायु कुपिकाओं तक पहुंचेगी। ठीक है, ये प्रक्रम क्या हुआ, संकुचित होने का हुआ। अब ये रिलैक्स मोड में आती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शिथिलन बोलते हैं। ठीक है ना। अब शिथिलन में क्या होगा, शिथिलन में इसका उल्टा होगा। शिथिलन के अंदर यहाँ से वायु कुपिकाओं से जो है CO2 क्रिएट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो रही है, बन रही है अपशिष्ट के रूप में, इसको क्या कर दिया जाता है, एग्जिस्ट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना। ये रोल किसका हो गया, श्वसन मांसपेशियों में किसका हो गया, डायफ्राम का हो गया।
क्लियर है। तो डायफ्राम जो संकुचित होगा तो वायु नासिका से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचेगी, फेफड़ों से कहाँ पहुंचेगी, वायु कुपिकाओं में पहुंचेगी। अब वायु कुपिकाओं में गैसों का क्या होता है, जैसा कि अपन ने अभी चर्चा की कि यहाँ पर क्या होगा, आदान प्रदान होगा। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, वायु कुपिकाओं में। अब वायु कुपिकाओं से क्या होगा, सेकेंड प्रोसेस में शीतलन होगा। शीतलन में क्या होगा, वहां वायु कुपिकाओं में जो वायु CO2 के रूप में है, ठीक है ना, इसको क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। क्लियर है। तो ये दो प्रक्रम होते हैं मध्य पट की भूमिका के रूप में। ठीक, अब अपन नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं कि श्वसन का क्रिया विज्ञान क्या है। क्रिया विज्ञान का तात्पर्य कि वायु कैसे फेफड़ों से अंदर तक पहुंच जाती है, क्या सिस्टम है क्या नहीं है। देखिए इससे पहले हम थोड़ा सा एक जनरल वे में चर्चा कर लेते हैं कि कैसे ये सिस्टम है। हमेशा ध्यान रखना, वायु जो रहता है, वायु का प्रवाह जो रहता है वो हमेशा ना अधिक दबाव या अधिक दाब से न्यून दाब या कम दाब की ओर होता है। ठीक है ना, यानी कि अगर वायु का दाब जिस क्षेत्र में ज्यादा है उस क्षेत्र से वायु कहाँ होगी, कम क्षेत्र की ओर चलेगी। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। और विज्ञान के दृष्टिकोण से हवा और वायु में भी फर्क होता है। हवा हमेशा स्थिर होती है, ठीक है ना, लेकिन अगर हवा गति पकड़ ले, गति प्रदान हो जाए इसको, तो उस गतिशील हवा को फिर क्या नाम दिया गया, वायु नाम दिया गया। ठीक है ना। तो अब देखिए इसका प्रवाह हमेशा कैसा होता है, अधिक दाब से किस तरफ होगा, न्यून दाब की ओर। तो हमारी बॉडी में भी यही सिस्टम रहता है। ठीक है ना, ये एक भूमिका थी इसकी। अब आप इसके आगे हेडिंग लगा लीजिए, श्वसन का क्रिया विज्ञान, है ना, कि इसमें विज्ञान की भूमिका क्या है और ये कैसे काम करता है। तो श्वसन का क्रिया विज्ञान। ठीक है, अब देखिए श्वसन के क्रिया विज्ञान को समझने के लिए हमें दो चीजों को जानना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि श्वसन किस किस के मध्य हो रहा है। तो देखिए श्वसन वायुमंडल में क्या है, O2, ठीक है ना, वायु है वायुमंडल में O2। ये वायुमंडल की O2 कहाँ जा रही है, तो लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है, वायु कुपिका। तो हम यूँ बोल सकते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में वायुमंडल में उपस्थित वायु, उस वायु में उपस्थित O2 और वायु कुपिकाओं के मध्य क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है ना। अब ये आदान प्रदान कैसे होगा, तो आप एक प्रक्रिया को समझे जिसको नाम दिया गया ऋणात्मक दाब प्रवणता। ऋणात्मक दाब प्रवणता, ऋणात्मक दाब प्रवणता का मतलब समझे आप कि जिस तरफ दाब क्या होगा, कम होगा, उसी ओर वायु क्या होगी, आगे पहुंचेगी। ठीक है ना। जैसे आप कभी आपने देखा होगा कि आप पानी गिराते हो, तो पानी गिराने के बाद पानी कहाँ बहता है, ढलान की ओर बहता है। ठीक है ना, क्लियर है। उसी प्रकार से इसमें है। तो अब बॉडी के अंदर प्रवेश होगा, तो शरीर में जब प्रवेश होता है तो शरीर के अंदर का दाब क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, वायुमंडल का दाब उस समय में क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये प्रवेश कहाँ हुआ, अंदर की ओर हुआ। ठीक है। सेकेंड पोर्शन में इसको जब रिलीज किया जाता है, जिसको अपन अब आगे पढ़ेंगे, तो उसमें फिर एक प्रक्रिया होती है विसरण। ठीक है ना, ठीक है ना। विसरण का मतलब है पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर का गमन। पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, कम सांद्रता की ओर गमन। ठीक है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगरबत्ती आप एक कोने में लगाते हो और उसकी खुशबू दूसरे कोने तक पहुंच जाती है, विसरण की प्रक्रिया के कारण ही है। यहाँ तक का पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अब अपन इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि फिर ये सिस्टम क्या है, अंदर तो प्रवेश हो गया। तो आप ध्यान रखें कि श्वसन के क्रिया विज्ञान के लिए वायुमंडल और वायु कुपिकाओं के मध्य क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। किस प्रक्रिया के द्वारा, और ऋणात्मक दाब प्रवणता के द्वारा हो रहा है। ठीक है ना। और विसरण की प्रक्रिया द्वारा ये अंदर की ओर पहुंच रही। अब इसको अगर अपन समझना चाहें तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, देखिए ये ऋणात्मक दाब प्रवणता आगे बढ़ेगी और फिर क्या होगा, मध्य पट का क्या होगा, इसमें संकुचन होगा। ठीक है ना, मध्य पट संकुचित होकर इसको, जो मैंने समझा दिया कि निर्मुक्त करेगा। ठीक है। अब इसको दो स्टेप में डिवाइड किया गया आगे। श्वसन को अपन क्रिया विज्ञान में ही अगर पढ़ें तो क्रिया विज्ञान में देखो, समझने के लिए आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो, 2 श्वसन का नाम दे सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल है
बाह्य श्वसन और दूसरा है आंतरिक श्वसन। पहले नंबर पर क्या है, बाह्य श्वसन और दूसरे नंबर पर आंतरिक श्वसन। अब श्वसन को यूं बोल सकते हैं कि दो पोर्शंस में हमने डिवाइड कर लिया। पहले वाले पोर्शन में क्या होगा, बाह्य श्वसन में देखो प्रक्रियाओं को दो चरणों में बांटा है। तो पहले चरण में तो क्या होगा कि गैसों का विनिमय तो होना ही है। तो गैसों का विनिमय कहाँ होगा, जो रक्त केशिकाएं हैं, जो रक्त केशिकाएं हैं उन रक्त केशिकाओं और कुपिकाओं के मध्य होगा। ठीक है ना, कुपिकाएं क्या करेगी, इस वायु को कहां तक पहुंचाएगी, रक्त केशिकाओं तक पहुंचाएगी। ठीक है, दूसरे वाले सिस्टम में क्या होगा कि ये रक्त केशिकाएं फिर क्या करेगी, रक्त केशिकाएं इनको कहां पहुंचाएगी, ऊतकों तक पहुंचाएगी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऊतक क्या होते हैं, साना कार्य करने की दृष्टि से जिनमें समानता पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से रक्त केशिकाएं कहां पहुंचेगी, ऊतकों तक पोषक पदार्थों की जगह माफ कीजिए ऑक्सीजन को लेके चली जाएगी। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि गैसों का विनिमय कहां तक हुआ, कुपिकाओं तक हुआ। कुपिकाओं ने कहां पहुंचाया, रक्त केशिकाओं तक। ठीक है, अब रक्त केशिकाएं कहां पहुंचा रही, इसको ऊतकों तक। किसको पहुंचा रही, ऑक्सीजन को पहुंचा रही। तो दो चरणों में इसका मामला हो गया कि ये बाह्य श्वसन था, ये आंतरिक श्वसन था। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले वाले में तो सामान्य तरीके से चली गई है कि अंदर प्रवेश हो गया। दूसरे वाले में सिस्टम क्या होता है, विसरण होता है। ठीक है, अब अंदर हमारे शरीर के अंदर कोशिकीय क्रियाएं हो रही है, उन क्रियाओं के कारण क्या क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से क्रिएट हो रही है CO2। ठीक है ना, तो CO2 की सांद्रता जो रहती है वो अधिक है, तो ये फिर कहाँ आती है, शरीर के बाहरी हिस्से की तरफ निकलती है। ठीक है ना, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि श्वसन की क्रिया विज्ञान में महत्वपूर्ण रोल किसका है, ऋणात्मक दाब प्रवणता का है, और उसके साथ साथ किसका है, उसके साथ साथ विसरण का है। इस प्रकार से ये यूं बोल सकते हैं कि जाल बन गया जिसमें किसी चीज को आगे पहुंचे। जैसे अपन इसकी तुलना ऐसे कर सकते हैं, अब तो सारा सिस्टम बफर सिस्टम है, लेकिन अगर बैठ के खाना खाते हैं तो पहले क्या होता है, हलवाई खाना बनाता है, उस हलवाई के खाने को अपन किसी एक स्थान पर रखते हैं, उस स्थान से उस खाने को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है सब जगह से। ठीक है ना, पंक्तियों में बैठे लोगों तक। तो इसमें भी ये सिस्टम है, शरीर के बाहर अर्थात वायुमंडल से लिया, ठीक है ना, फेफड़ों तक पहुंचा, फेफड़ों में क्या थी, वायु कुपिकाएं थी, वायु कुपिकाओं से उसको कहाँ सप्लाई किया गया, उसके बाद उसको सप्लाई आगे कर दिया गया कहाँ तक, रक्त केशिकाओं तक। अब रक्त केशिकाएं उसको कहाँ सप्लाई करेगी, ब्लड के थ्रू कहाँ करेगी, ऊतकों तक। तो इसमें यह भी ध्यान रखना, इसमें रोल किसका है, रक्त का ही है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसलिए आपने सुना भी होगा, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर हो जाता है तो फिर वो व्यक्ति ज्यादा जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि ये अगर इसमें फैल गया तो ये पूरी बॉडी तक आराम से फैला देगा। ठीक, अब थोड़ा सा अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा श्वसन संबंधित टॉपिक था। इसके आगे हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रक्त एवं परिसंचरण। तो मैं इसकी भूमिका के रूप में आपको एक सामान्य जानकारियां दे देता हूँ ताकि आप थोड़ा समझ पाए कि रक्त क्या है। कई बार ऐसा हुआ कि प्रश्न भी आया कि रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, तो थोड़ा सा इसको अर्थ के दृष्टिकोण समझ लो, बाकी किसका तो डिस्क्रिप्शन अपन नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। देखिए, रक्त क्या है सामान्य शब्दों में, तो रक्त है तरल संयोजी उत्तक। क्या है, तरल संयोजी उत्तक। तरल का मतलब उसकी अवस्था से, तो रक्त की अवस्था कैसी होती है, द्रव। संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला, तो ये पूरी बॉडी को जोड़ता है। और उत्तक क्या है, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह जो कैसा काम कर रहा है, समान काम कर रहा है, समान काम कर रहा है। अब देखिए, रक्त क्या हो गया, ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखिएगा बोर्ड में कि रक्त से आप क्या समझते हैं, रक्त किस प्रकार का उत्तक है। देखिए, रक्त तरल, एक एक शब्द को देख लिया। तरल का मतलब उसकी अवस्था है द्रव, संयोजी का मतलब है जोड़ने वाला, तो पूरी बॉडी को जोड़ रहा है, पोषक पदार्थों को हर एक स्थान तक पहुंचा रहा है। और उत्तक मतलब कोशिकाओं का क्या है, समूह, जो कैसा काम करेगा, समान काम करेगा। फिर परिसंचरण को देखिए, परिसंचरण को अपन तोड़ते हैं तो दो शब्द बनते हैं, परि प्लस संचरण। परि का मतलब क्या है, परि वो वाली नहीं या पापा वाली नहीं, परि का मतलब होता है चारों ओर, और संचरण का मतलब है परिवहन या पहुंचाना। तो शरीर के चारों ओर पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम है बॉडी में ऐसा, डेफिनेटली वो हार्ट है। लेकिन उससे पहले हम रक्त के बारे में थोड़ी जानकारियां लेंगे
ठीक है ना। तो ये रक्त है सामान्य शब्दों में, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। रक्त का पीएच मान भी ध्यान रखें, ये भी प्रश्न आया हुआ है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 7.4। पीएच का पूरा नाम पुसांस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब ये पुसांस शब्द क्या था, ये शब्द था साहब जर्मन, जिसको जर्मन से हमें क्या लेना देना, तो इसको कन्वर्ट किया गया पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति। तो पीएच मान कितना 7.4। 7.4 होने के कारण ये कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। ये हमारा विद्यार्थियों आज से संबंधित टॉपिक था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर पर रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, पढ़ते रहे और मस्त रहे। थैंक यू सो मच।